हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एक पहल में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग है सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए AB एक सीधा धारावाही चालक तार है, जिसमें धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार पर हमने यहाँ पर कोई बिंदु O लिया, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P लिया। इस बिंदु P को A और B से मिलाने वाली रेखा AP और BP के द्वारा बनने वाले कोण क्रमशः θ1 और θ2 है। ठीक है, देखिए बायोट सेवर्ट का जो नियम है, बायोट सेवर्ट का नियम एक सूक्ष्म भाग के लिए एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, इस तार पर एक सूक्ष्म लंबाई CD ले लेंगे। सर्वप्रथम हमने इस तार पर एक छोटे से भाग CD को ले लिया और हमने मान लिया इस CD की लंबाई कितनी है, DL। तो इस तारखंड की लंबाई CD के द्वारा बिंदु P पर बनने वाला कोण D5 हो। तो ध्यान दीजिएगा, बायोट सेवर्ट के नियम से एक बार फिर से फिगर को समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमारे पास एक तार है AB, क्लियर है। इस तार के किसी भाग पर हमने एक बिंदु लिया O से x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना हमने कि इस बिंदु P पर तार के दोनों सिरों A और B के द्वारा बनने वाले कोण क्रमशः θ1 और θ2 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या मान लिया, देखिए बायोट सेवर्ट का नियम जो है वह छोटे से भाग के लिए एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, इस तार AB पर एक सूक्ष्म खंड की लंबाई DL ले लेंगे। तो हमने मान लिया इस तार पर एक सूक्ष्म खंड की लंबाई CD है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस तार खंड की लंबाई CD के द्वारा बिंदु P पर बनने वाला कोण अगर dθ माना जाए, क्या माना जाए, dθ। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस तारखंड की सूक्ष्म लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लिए हमें मालूम है बायोट सेवर्ट के नियम से, बायोट सेवर्ट के नियम से तार खंड DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये तारखंड की लंबाई छोटी है, तो इसके कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वह भी छोटा होगा। तो dB बराबर क्या आएगा, हम लोग जानते हैं dB बराबर होता है μ0/4 इंटू I dl साइन थीटा अपान r²। ठीक है, r क्या है, इस तारखंड की लंबाई से बिंदु P के बीच स्थिति सदिश है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इस छोटे से तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, इसी तार की लंबाई का समाकलन कर देंगे तो हमें संपूर्ण तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी अचर राशियां आएंगी जैसे DL, ठीक है, इस DL और इस R का मान हम x के पदों में व्यक्त करेंगे। फिर से समझिए, इस DL और इस R का मान हमें x के पदों में व्यक्त करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर इस त्रिभुज में हम DL का मान निकालना,
इस यल का मान निकालें तो आपको मैं कहूं, आप लोग ध्यान से देखिए, आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा जिसका नाम होगा समकोण त्रिभुज DOP। मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज, इसको हम समीकरण एक मान के यहीं पे छोड़ देते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखा है ना, समकोण त्रिभुज DOP में। अगर समकोण त्रिभुज DOP की बात करें तो देखिए यह वाला कोण हमें ज्ञात नहीं है। मान लीजिए यह कोण क्या है, फाई। क्या है यह कोण, फाई। यह कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। ठीक है, चलिए तो ये वाला कोण क्या आ जाएगा, ये वाला कोण क्या आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा 90 अंश माइनस फाइव। क्या हो जाएगा ये कोण, 90 अंश माइनस फाइव। अब देखिए अगर मैं कहूं यही ऊपर वाला कोण बताइए, ये वाला कोण, ये वाला कोण क्यों निकाल रहे हैं, बोलिए। ये वाला कोण इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा जो कोण बनता है, बायो-सेवर्ट ने कहा था कि इस धारावाही अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह धारा अवयव और बिंदु P के बीच बनने वाले कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब मुझे ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए धारा अवयव की दिशा तो ऐसे है, नीचे से ऊपर की ओर, और बिंदु P यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इनके बीच जो कोण बनेगा वह यह होगा। अगर इस कोण का हम मान निकालना चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं बहिष्कोण से। देखिए अगर इस त्रिभुज में बात करें, मैं इसको अलग कर रहा हूं, यहाँ पे हमने लिख दिया है DOP, तो यह कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। यह कोण क्या है, फाइव। तो निश्चित रूप से यह कोण क्या होगा, यह कोण हो जाएगा 90 अंश प्लस फाइव। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर यह कोण 90 अंश है, यह कोण फाइव है, तो बहिष्कोण प्रमेय से किसी त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स यहाँ पर यह जो कोण आएगा ये थीटा आएगा। अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो यहाँ पे थीटा नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे कौन सा कोण रहेगा, 90 अंश प्लस फाइव। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये आएगा DB बराबर μ0/4 पाई इंटू आइडियल। देखिए साइन 90 अंश प्लस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, दैट मीन्स cos फाइव। साइन 90 अंश प्लस फाइव बराबर हो जाएगा cos फाइव। यहाँ पे क्या आएगा, r²। अब हम इसको मानेंगे अपना समीकरण 1। अब फिर इसको समीकरण 1 मानने के बाद हम इस त्रिभुज में आएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज DOP में। देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, हमें निकालना है DL। क्या निकालना है, DL। और क्या निकालना है, मुझे R निकालना है। क्यों, क्योंकि इसको हमने अपनी तरफ से माना है, तो इन दोनों का मान हम x के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले मुझे DL के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लंबाई कितनी है, L है, ये लंबाई कितनी है, x है, ये लंबाई कितनी है, R है। क्लियर है? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए ये कोण है, अगर ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो मुझे निकालना है इसका मान। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब और आधार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी भी बताया कि हमारा जो मान आएगा L का मान x के रूप में आना चाहिए, अन्यथा आप साइन थीटा भी लगा सकते थे, या ठीक है आप साइन थीटा भी लगा सकते थे, लेकिन हमें चूंकि L का मान x के रूप में लाना है इसलिए हम tan थीटा लगाएंगे। क्लियर है? आइए तो यहाँ पे हम कहेंगे tan थीटा, थीटा की जगह क्या है, फाइव। तो tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा बताइए, tan फाइव बराबर हो जाएगा लंब जो कि L है अपान आधार, आधार का मान x। क्या ये बात समझ में आई? tan थीटा बराबर हो जाएगा तो tan फाइव बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, देखिए कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया और ये हो गया हमारा आधार। तो अगर ये थीटा की जगह पे फाइव हो तो tan फाइव बराबर हो जाएगा लंब। लंब का मान कितना है, L, अब बटे आधार, आधार का मान कितना है, AX। ठीक है, चलिए मान रखेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ से अगर L का वैल्यू निकालना चाहें तो ये अपान में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमें L बराबर मिल जाएगा, L बराबर हमें मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये आएगा x tan फाइव।
क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। अवकलन क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए मुझे डीएल का मान निकालना है। डीएल का मान कब निकलेगा, जब हम यल का अवकलन करेंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यल के सापेक्ष। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये डी अपान डीएल अपान यल बराबर हो जाएगा यक्स इंटू डी अपान डीएल tan फाइव। यहां पे देखिए डी अपान डीएल इंटू यल, इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बराबर यहाँ पे आएगा यक्स इंटू, यक्स का अवकलन क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम यल और फाइव का अवकलन कर रहे हैं तो यक्स यहाँ पर अचर राशि होगी, इसलिए हम इसको बाहर निकालेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ये इसका अवकलन करेंगे तो tan फाइव का अवकलन करने पे कितना आएगा, tan फाइव का अवकलन आ जाएगा सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव बाई डी एल। क्लियर है, ये डीएल अपान में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डीएल बराबर क्या हो जाएगा, डीएल बराबर हो जाएगा यक्स इंटू सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब चलिए वापस मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए देखिए आर का मान यक्स के रूप में निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे, जिसमें मुझे आधार भी ज्ञात हो और जिसमें मुझे कर्ण भी ज्ञात हो। तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम बताइए जिसमें मुझे आधार और कर्ण ज्ञात हो। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार और कर्ण किसमें होता है, कॉस थीटा में। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार होता है बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आइए यहाँ लगाएंगे हम कॉस थीटा, लिखेंगे पुनः कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है फाइव, तो कॉस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ पे देखिए अगर ये कोण है, सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये आधार हो जाएगा। आधार का मान यक्स अपान कर्ण, कर्ण का मान क्या है आर। यहां से अगर यक्स का मान निकालना चाहें तो ये अपान में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सॉरी, यहां से मुझे आर का वैल्यू निकालना है तो मैं आर को इधर भेज दूंगा, आर यहाँ पे चला आएगा और cos फाइव वहां चला जाएगा। अच्छा, अर्थात यहाँ पे आर बराबर मुझे मिल जाएगा यक्स अपान कॉस फाइव, और आपको जानते हैं 1 अपान कॉस फाइव, 1 अपान कॉस फाइव, इसको हम लिख सकते हैं सेक फाइव। ठीक है, देखिए 1 अपान कॉस फाइव इसको लिख सकते हैं सेक फाइव इंटू यक्स। यह हमारा समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब देखिए मुझे आर का वैल्यू भी ज्ञात हो गया, मुझे डीएल का वैल्यू भी ज्ञात हो गया। तो आर और डीएल का वैल्यू हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ आर का स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, आर का स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर फाइव, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे डीएल और आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, डीएल और आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर मिटा दें। चलिए यहां लिखेंगे डीएल और एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब डीएल और एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डीवी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई। यहाँ पे देखिए डीएल है, डीएल का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ से एक्स सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। ठीक है, इंटू क्या रहेगा मेरा कॉस थीटा कॉस फाइव अपन क्या आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। क्या ऊपर नीचे सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डीबी बराबर मिलेगा म्यू 0
अपान 4 पाई इंटू आई cos फाई डी फाई अपान यक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इस छोटे से खंड लंबाई dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगर हम संपूर्ण तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहें तो हम बस इस राशि का समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन। तो लिखेंगे संपूर्ण तार AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए समाकलन कर देंगे, समाकलन dB हो जाएगा बराबर आएगा, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो समाकलन में अचर राशियां बाहर आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए केवल डी फाई वाला पद बचेगा, मतलब केवल फाई वाले पद को छोड़कर बाकी सब पद समाकलन से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान यक्स, इतना बाहर हो जाएगा। बचेगा अंदर समाकलन कॉस फाई इंटू डी फाई अपान यक्स। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें जो एंगल बनेगा वह भी कितना होगा? चूंकि ये तार की लंबाई निश्चित है तो इसका हम निश्चित सीमा तक क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो b का मान 0 से लेकर कहां तक होगा? b तक। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यह जो फाई का वैल्यू है वह कहां से कहां तक वैरी करेगा? फाई का वैल्यू, ये फाई नीचे कितना है? θ2। ठीक है। ऊपर कितना है? θ1। तो चूंकि नीचे वाला वैल्यू धारा अवयव की विपरीत दिशा में है इसलिए यह कोण ऋणात्मक होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम dB का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से x भी तो बाहर आ गया है। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए dB का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? b। लिमिट इसकी क्या हो जाएगी? 0 to b बराबर यहाँ पे क्या आएगा? म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान यक्स। यहाँ पे देखिएगा cos फाई का समाकलन करेंगे तो ये आएगा साइन फाई। लिमिट इसकी कहां से कहां तक रहेगी? इसकी लिमिट रहेगी -θ2 टू θ1। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मिटा दें इसे, स्पीकर को मिटा दें। बोलिए, पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए। बढ़े आगे। चलिए यहां पे मिटा देते हैं। ठीक है, डस्टर भी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, बस हाथ से मिटाने की आदत पड़ गई है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ये मान अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा, अपर लिमिट रखेंगे सबसे पहले तो b की जगह पे b रखेंगे, b आएगा, माइनस b की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 आएगा। उस 0 को लिखने से कोई फायदा नहीं है इसलिए हम उसे लिख नहीं रहे हैं। तो b बराबर क्या आएगा? यहाँ पे देखिएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान यक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x है। अंदर क्या आएगा? पहले अपर लिमिट रखेंगे बाद में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट फाई की जगह कितना रखेंगे? θ1 माइनस बाद में फाई की जगह कितना रखेंगे? -θ2। तो यहाँ पे देखिए पहले अपर लिमिट लिख लेंगे, ये आएगा साइन थीटा, वहां पे फाई है, फाई की जगह रखेंगे θ1 माइनस साइन, यहाँ पे फाई की जगह पे इस बार रखेंगे -θ2। ठीक है, अंतिम लाइन यहाँ पे लिखेंगे म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान यक्स। अंदर देखिए क्या आएगा? यहाँ पे ये आएगा साइन θ1। ये देखिए माइनस साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा के बराबर होता है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। जब ये माइनस यहाँ पर बाहर आएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन θ2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमें इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और
समझिए हम लोगों की एनर्जी जो रहती है वह जस्ट डबल हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका मान हम अल्फा और बीटा के रूप में निकालना चाहें, इसका मान हम अल्फा और बीटा के रूप में निकालना चाहें, तो देखिए यहां से इस त्रिभुज के लिए बात करेंगे। यहाँ पर भाग ए है, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु ओ है, यहाँ पर बिंदु पी है। यह कोण क्या है? θ1 है। ठीक है, इसी प्रकार नीचे कोण बनेगा वो θ2 होगा। तो यहाँ पे कोण क्या है? यहाँ का कोण अल्फा है, यह कोण क्या है? 90 अंश। तो अगर हम बात करें इस त्रिभुज में, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा? किसी त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मैं कहूंगा अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस θ1 मस्ट बी इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब देखिए यहां से अगर हम θ1 का मान निकालना चाहें, तो θ1 बराबर आएगा, ये जाके उधर घट जाएगा, 180 में से 90 घटेगा, कितना बचेगा? 90। ये प्लस अल्फा है, इधर आएगा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए अगर हम यहाँ पे θ2 का मान निकालेंगे, तो θ2 बराबर होगा 90 अंश माइनस बीटा। ठीक है, अब इन दोनों मानों को यहाँ पे रखने पर देखिए हमें एक नया व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। b बराबर आएगा μ0/4 पाई इंटू I/x कोष्टक में साइन θ1 का मान कितना है? 90 अंश माइनस अल्फा प्लस साइन θ2 का वैल्यू कितना है? 90 अंश माइनस बीटा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर आएगा μ0/4 पाई इंटू I/x ऑफ साइन 90 अंश प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन 90 अंश माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा। ठीक है, तो ये हमारा एक सुंदर सा समीकरण प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग सवाल लगाते समय अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों सूत्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में, इस चित्र में कुछ विशेष स्थितियां भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्थिति फर्स्ट के बारे में। किसके बारे में? स्थिति फर्स्ट के बारे में। नीचे मिटा दें। चलिए स्थिति फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। यहाँ लिखेंगे स्थिति फर्स्ट में यदि इस तार की लंबाई एक अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, अर्थात ये दोनों तार के दोनों सिरे ए और बी बिंदु ओ पर स्थित हो जाएं, तो इस दशा में जब बिंदु ए व बी ओ पर स्थित हों, जब बिंदु ए और बी ओ पर स्थित होंगे, तो इस दशा में ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 0 अंश। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 0 अंश। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इस फिगर में, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोण हम θ1 और θ2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएंगे? शून्य। अगर ये दोनों शून्य हो जाएंगे तो b बराबर निकल के आएगा μ0/4 पाई इंटू I/x। ध्यान ये दीजिएगा, यहाँ पे आएगा साइन θ1 का वैल्यू 0 प्लस साइन θ2, इसका वैल्यू भी 0 है। तो अगर हम बात करें साइन 0 अंश के लिए, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। इस प्रकार ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। आगे इसको लिख सकते हैं आप μ0/4 पाई इंटू I/x, और ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और x का मान भी 0 होता है। तो इस प्रकार ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर निकल के आएगा 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्लियर है? चलिए स्थिति सेकंड के बारे में बात करेंगे।
स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में क्या होगा, यदि यह बिंदु O तार A और B के मध्य में स्थित हो, यहां लिखेंगे यदि बिंदु O धारावाही तार के मध्य में स्थित हो, तो अगर यह धारावाही तार के ठीक मध्य में स्थित होगा तो इस दशा में θ1 ये वाला कोण और θ2 ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि यह बीच में है तो जितना एंगल ऊपर बनेगा उतना ही एंगल नीचे बनेगा। तो अगर ये θ1 और θ2 बराबर हो जाए और अगर हम इसको थीटा मान लें तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, b बराबर आ जाएगा μ0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान x कोष्टक में साइन θ1 का मान थीटा प्लस साइन θ2 का मान भी क्या आ जाएगा, थीटा। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा μ0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान x इंटू साइन थीटा में साइन थीटा जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 साइन थीटा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली हमें b बराबर मिल जाएगा। देखिए b बराबर हमें क्या मिलेगा, तो b बराबर हो जाएगा μ0 अपान 2 पाई इंटू ऊपर क्या है i अपान x साइन थीटा। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम थीटा की विभिन्न स्थितियों के लिए भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्थिति थर्ड देखते हैं। चलिए अगली स्थिति पे बात करते हैं। इसी में जरा देखिए, इसको अगर हम मॉडिफाई करें, मान लें इस तार की लंबाई क्या हो जाए, अनंत। ये तार कितना हो जाए, अनंत लंबाई का हो जाए, ऐसे ऊपर की ओर और ये वाला ऐसे नीचे की। तो अगर तार की लंबाई अनंत हो जाए और बिंदु P L के बहुत निकट हो, स्थिति क्या बनेगी, यदि तार की लंबाई अनंत हो, तार की लंबाई अनंत हो तथा बिंदु P O के तथा बिंदु P बिंदु O के अत्यंत निकट हो, इस स्थिति में जरा देखिएगा, तो यह वाला जो कोण बनेगा θ1 और θ2 यहां पर हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा यह लगभग 90 डिग्री होगा। तो यहां पे लिखेंगे θ1 बराबर आएगा θ2 और जो लगभग बराबर होंगे 90 डिग्री के। क्लियर है? तो अगर यह मान यहाँ पे रखेंगे θ1 और θ2 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे हमें b बराबर प्राप्त होगा μ0 अपान 2 पाई इंटू आई अपान x इंटू साइन 90 डिग्री। और हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा b बराबर μ0 अपान 2 पाई इंटू आई अपान x। ठीक है, चलिए अगली स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। अगली स्थिति है, ये स्थिति हमारा फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड का लीजिए। अब चौथी स्थिति पे बात करेंगे। चौथी स्थिति में क्या होगा, यदि बिंदु P O के
निकट हो, अत्यंत निकट हो, दैट मीन्स ये वाला बिंदु यहां पर आ जाए या ये वाला बिंदु यहां पर आ जाए, तो मैं लिखूंगा यदि बिंदु ए या बी में से कोई एक ओ पर स्थित हो, ओ पर स्थित हो तथा पी ओ के निकट हो, निकट हो। तो देखिए इस स्थिति में ये वाला कोण θ1 या ये वाला कोण, कोई एक कोण, अगर ये वाली लाइन, ये वाला बिंदु यहां पर होगा तो θ2 का मान 0 अंश हो जाएगा, या अगर ये वाला बिंदु यहां पर होगा तो θ1 का मान 0 हो जाएगा। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे θ1 बराबर 0 है तथा θ2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, किसी एक को आप 0 कर सकते हैं, दूसरे को क्या करेंगे 90 डिग्री। आप ऐसे भी मान सकते हैं θ1 बराबर 90 डिग्री तथा θ2 बराबर 0 अंश। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा b बराबर μ0, यहां से देखिए μ0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान एक्स। अंदर क्या आएगा, ये आएगा साइन θ1। अगर θ1 का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, इन प्लस साइन θ2, साइन θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां पे हो जाएगा साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का वैल्यू कितना आएगा, साइन 90 अंश का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा मान क्या हो जाएगा, यह पूरा मान 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक अंतिम स्थिति है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे, डाल दे इसे। चलिए इस स्थिति पर चर्चा करते हैं, इसको हम अगली स्थिति बना लेंगे। ठीक है, मिटा दें। देखिए जितना ऊपर फिगर है उतना ही फिगर हम नीचे एज्यूम करेंगे, तो हम आप लोगों को यहां पे बताएंगे। ये मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए यदि हम मान लेते हैं बिंदु ए यहां पर है, पी यहां पर है, ये वाला पॉइंट यहां पर है, यहां पर बी है। ये दूरी हमने टोटल दूरी l/2 मान लिया। ये दूरी भी कितनी हो, l/2 हो। ये दूरी x है, ये दूरी हमने क्या मान लिया r, ये दूरी भी कितना हो जाएगा r। तो यहां पे लिखेंगे स्थिति 5 के बारे में बात करेंगे। यदि तार AB का मध्य बिंदु O हो तथा OA बराबर OB बराबर l/2। ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें इस तार का मध्य बिंदु O है तथा इस तार की संपूर्ण लंबाई l हो, तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी l/2, और ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी l/2। तो यहां से अगर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहें, इस इक्वेशन से साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे, तो हम लिखेंगे साइन, यहाँ पे देखिए ये कोण क्या हो जाएगा, इस स्थिति में यह कोण हो जाएगा थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है l/2 बटे कर्ण। कर्ण कैसे निकलेगा, देखिए इसका मान निकालने के लिए, तो हमारा कर्ण है जिसको हम r से दिखाएंगे। कर्ण कैसे निकलेगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको आगे लिखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा l/2 इंटू 1 अपान, इस r की जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट l/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये मिल जाएगा हमें l/2। यहां से देखिए 2 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, 4 में से कड़ी में 4 में से 2 बाहर रहेगा, ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, और क्या यहाँ पे रहेगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप लोग, तो हमें b बराबर प्राप्त हो जाएगा
b बराबर μ0 अपान 2 पाई इंटू आई अपान एक्स, ठीक है, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे छूट रहा था, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 का इसमें भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा 4x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कम से कम लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।